हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करेंगे। कल हमने फर्स्ट किया था, तो आज देखिए सेकंड चैप्टर में हम क्या कुछ देखेंगे। आखेट हमने कल किया था। आखेटक कौन थे? जो शिकारी होते थे। खाद्य संग्रह मतलब जो भोजन इकट्ठा करना, उससे लेकर भोजन उत्पादन तक। आज हम पूरी जर्नी देखेंगे कि कैसे जो आदि मानव थे उन्होंने पहले शिकार किया, फिर उसके बाद खाद्य संग्रह मतलब भोजन इकट्ठा करना शुरू किया, उसके बाद खुद से भोजन का उत्पादन किया। तो इस पूरी जर्नी को हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो आप खुद देखिए, आज के कॉन्टेक्स्ट में आप कनेक्ट करने की कोशिश करना कि आज हम क्यों घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह जो आरंभिक मानव था वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमता था। ऑब्वियसली सभी की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, ज़रूरतों के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह से वो चले जाते हैं। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो कि उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। उपमहाद्वीप भारत का वो पार्ट होगा जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान को भी जोड़ा जाता है साथ में, और म्यांमार के क्षेत्र को, और जो बांग्लादेश है उन सभी को। कल हमने मैप देखा था, उसमें जो पाकिस्तान था, इधर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी क्षेत्रों को मिलाकर उपमहाद्वीप बनता था। भारत जो है उसमें पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, म्यांमार नहीं है। तो मतलब हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, तो आपने ध्यान में रखना है कि उपमहाद्वीप क्या है। तो उसमें 20 लाख साल पहले जो लोग रहा करते थे उनके बारे में हमने देखा था। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? आखेटक, खाद्य संग्राहक। तो हमने ऐसा नाम क्यों दिया? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसके काम के आधार पर ही नाम दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मतलब कि कोई व्यक्ति ज़्यादा बातें करता तो हम कहते हैं ना, ये तो मतलब बतियाता है, जो कुछ भी ऐसे होता है ना। तो इसी तरह से हम किसी व्यक्ति को उसके काम के आधार पर नाम दे देते हैं। तो हमने उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक नाम क्यों दिया? क्योंकि आखेटक वो शिकार करते थे, इसी वजह से। खाद्य संग्राहक वो आसपास के जंगलों से भोजन इकट्ठा करते थे। भोजन में भी वो पत्ते, जड़, फल, फूल वगैरह ही इकट्ठा करते थे। तो भोजन का इंतजाम करने की उनकी ये एक टेक्निक थी, उसके आधार पर हम उन्हें इस नाम से जानते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ा करते थे, फल, फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो ये उनकी भोजन इकट्ठा करने की टेक्निक थी। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो पहला कारण क्या है? अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रुकते तो वहाँ आसपास के जो जंगल होते, पौधे, फलों और जानवरों को वो खाकर ख़त्म कर देते, मतलब समाप्त हो जाते। इसीलिए फिर भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। अब आप इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अगर मान लीजिए कि हम किसी हमने इस एरिया में गेहूँ उगाया, ठीक है, इस एरिया में। तो अब क्या है, गेहूँ जब पककर तैयार हो गया, फिर उन्हें मतलब यूज़ करके, जब वो हमने यूज़ कर लिया, मतलब उसे कंज्यूम कर लिया, उसके बाद क्या है कि अब हमारे पास ऐसा एक ऑप्शन है कि यहाँ पर अब और खेती नहीं हो सकती। फिर हमें क्या करना होगा? हमें अपने भोजन के लिए किसी दूसरी जगह पर जाना होगा। हम देखेंगे कहाँ पर ज़मीन खाली है जहाँ पर हम गेहूँ उगा सकते हैं। तो इसी तरह से उनका एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि एक जगह पर जो रहते थे ज़्यादा दिनों तक, फिर वहाँ का जो खाना था, जो फल, फूल, पौधे, पत्ते, जो भी उन्हें खाने के लिए मिलता था कुछ, वहाँ पर ख़त्म हो जाता था। तो इसी वजह से अब खाना मतलब अपने खाने का इंतज़ाम करने के लिए वो दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कारण ये था कि जानवरों का वो शिकार करते थे। आदि मानव, आरंभिक मानव था जो, और शिकार के लिए जानवर क्या करते? एक जगह तो टिक कर नहीं रहते, है ना। तो जानवर क्या करते? एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। तो इसी वजह से हिरण और जो मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाते थे। उन हिरणों और मवेशियों के पीछे पीछे आदि मानव भी इन जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे जाते थे। तो ये भी कारण था एक उनका यात्रा करने का। तीसरा कारण ये था कि पेड़ों और पौधों में जो फल और फूल अलग अलग मौसम के हिसाब से आते हैं, जिसे हम मौसमी फल या मौसमी फूल होते हैं, जो है ना, हम बोलते हैं ना मौसमी फसलें हैं ये। इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर मौसम में ही आती हैं। जैसे कि
गर्मी में कुछ फसलें आती हैं जिसमें भिंडी, तोरी है ना, करेला, कद्दू, ऐसे टाइप जो भी होती हैं फसलें वो गर्मी में आती हैं। लेकिन सर्दी की फसलें अलग होती हैं, जैसे कि साग होता है ना, पंजाब में जो बहुत फेमस है साग, तो वो सिर्फ सर्दी में ही आता है। मेथी आती है सर्दी में। इसी तरह से अलग अलग मौसम के हिसाब से फल फूल वगैरह पौधे उगते थे, और इसीलिए लोग उनकी तलाश में मौसम के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। चौथा कारण ये था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी का या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। आपको भी पता है पानी जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी कहाँ मिलता है? झीलों में, झरनों में, नदियों में। यदि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता है। मतलब कुछ ऐसी नदियाँ होती है सदाबहार जो कि हर साल में 365 दिन ही बहती रहती हैं। सदाबहार नदियाँ होती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर मौसम के अकॉर्डिंग या गर्मी के कारण पानी सूख जाता है, लेकिन बारिश होने के बाद फिर वहाँ पर पानी मिलता है। इसलिए ऐसी नदियों और झीलों के किनारे बसे लोगों को सूखे का जब मौसम आता था तो पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो ये कारण थे उनकी यात्राएं करने के। अब देखिए आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हमने कल देखा था, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और जो हिस्टोरियंस होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंट है, माइनर सा। हिस्टोरियंस होते हैं जो कि इतिहास के स्रोतों से हिस्ट्री पता लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई अभिलेख मिला उन्हें पांडुलिपि मिली ऐसा। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो इतिहास से प्राचीन काल का कोई भी उन्हें वस्तु मिलती है, जैसे बर्तन मिले थे पुराने, जो चांदी के सिक्के थे, पत्थर वगैरह, उनकी जो अध्ययन करके उनकी स्टडी करके पता लगाते हैं कि ये कौन से समय के ये वस्तुएं हैं, इनका लोग क्या यूज़ करते थे। तो इनमें थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। मतलब कि जो लोग शिकार करते थे या भोजन इकट्ठा करते थे, कुछ ऐसी वस्तुओं जो यूज़ करते थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी वस्तुएं मिली हैं। ऐसा संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो आप देख ही सकते हैं पत्थर जो है वो काफ़ी लंबे समय तक बचा रहता है। तो पत्थरों के औजार जो आज भी बचे हैं उनसे वो अध्ययन करते हैं हिस्ट्री का। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां, औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो इन सभी वस्तुएं जो मिली है, उनके एविडेंस मिले हैं, तो इनसे इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया गया कि वो लोग इनका यूज़ क्यों करते थे। तो यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं। पहले चित्र में आप देखिए जो पत्थर है उनका प्रयोग है पेड़ की छाल को काटने के लिए, और दूसरा जो है वो जानवर का जो चमड़े के जो कपड़े वगैरह बनाते थे अपने शरीर को ढकने के लिए, उनको वस्त्रों को सिलने के लिए प्रयोग करते थे। अब देखिए रहने की जगह ऐसे कहाँ पर से हमें एविडेंस मिलते हैं जहाँ पर रहने की जगह के कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जो आदि मानव था यहाँ पर रहा करते था। तो अब देखिए कुछ ऐसे पुरास्थल हैं जहाँ पर अखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे स्थान थे जहाँ पर अखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में जो पुरास्थल है, ये है लाल इनको समय के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जिसमें जो रेड कलर के जो हमें ट्रायंगल के जो शेप वाले मिलते हैं प्लेसेस, ये है पुरास्थल जहाँ पर अखेटक या खाद्य संग्राहक रहा करते थे। तो इसमें भीमबेटका, हुंसगी और कुरनाल की गुफाएं। तो बाकी भी बहुत सारे अलग अलग समय पर हमें बहुत सारे ऐसे प्लेसेस मिलते हैं जहाँ पर आदि मानव के एविडेंस पाए गए। क्योंकि पत्थर के उपकरण उस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर अच्छे पत्थर मिल सके, क्योंकि पत्थरों का यूज़ बहुत ज़्यादा था, महत्व ज़्यादा था, जिसमें वो कुछ औजार बनाते थे, हथियारों का यूज़ करते थे। तो इसी तरह उन्होंने पत्थरों को महत्व दिया और फिर ऐसी जगह ढूंढने लगे जहाँ पर पत्थर अच्छी क्वालिटी के मिल सके।
शैल चित्रकला, यहाँ पर आप एक देख सकते हैं चित्र दिया हुआ है। इसमें हमें क्या पता चलता है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। मतलब ये जो गुफा है, गुफा के अंदर जो दीवारें हैं वहाँ पर चित्र बनाए गए थे और इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या चीज़ें प्रचलन थी। मतलब इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति हिरण का शिकार कर रहा है, जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स कि वो आखेटक जो शिकारी था। अब देखिए यहाँ पर ये गुफा, हाँ, तो ये है भीमबेटका की गुफा। यहाँ पर भी कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं जिससे आदि मानव के जो हमें पता चलता है कि आदि मानव के रहने का तौर तरीका क्या था। तो पुरास्थल क्या होते हैं, हमने देखे थे ऊपर, जो पुरास्थल जिसमें भीमबेटका, हुंसगी और कुरनाल की गुफाएं आती थी। ये ऐसे पुरास्थल थे जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं पर ही छोड़ गए थे। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। पुरास्थलों के बारे में आगे हम और डिटेल से करेंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, पुरास्थल वो जगह होती थी जहाँ पर कुछ औजार मिले, बर्तन और इमारतों जैसे कुछ अवशेष मिले, एविडेंस, और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग अपने यूज़ के लिए करते थे। अगर आपको किसी चीज़ के यूज़ करना है तो आप उस चीज़ को या तो बना लेंगे या फिर ख़रीद लेंगे। तो इसी तरह से वो औजार बनाते थे, बर्तन बनाते थे। फिर बाद में वो जब अपनी जगह छोड़ते थे उस गुफा को या उस प्लेस को, तो वो सामान वहीं पर ही रख देते थे। मतलब हर बार वो साथ लेकर नहीं जाते थे। जैसे कि आज के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अगर हमें कहीं 5-10 दिन के लिए भी जाना हो तो हम घर का कोशिश करते हैं कि पूरा सामान ही साथ में उठा लें। मतलब हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें आज एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते, लेकिन उस समय क्या था, वो जिस जगह पर रहते थे वहीं पर उस चीज़ का यूज़ करके उसे वहीं छोड़ देते थे। फिर जब नई जगह जाते थे तो वहाँ पर नई वस्तुएं बना लेते थे। अब देखिए, आग की खोज के भी कुछ एविडेंस मिले हैं जहाँ पर राख पाई गई है। इसका मतलब है कि जो आदि मानव था, आरंभिक लोग अब आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कामों के लिए करते थे, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो इन सभी के लिए वो आग की खोज किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम और तिथियाँ दी गई हैं। इसमें अलग अलग काल की, मतलब समय की बात की गई है। हम जिस समय के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस काल के बारे में, मतलब जिस पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन्हें पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे। उनके शुरुआती जो काल है उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। 2 शब्दों से बना है। कल भी हमने किया था। पुरा मतलब कि पुराण से मतलब कि पुराना, तो पुरा मतलब कि प्राचीन, और पाषाण यानी कि पत्थर। मतलब यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त औजारों के महत्व को बताता है। मतलब जिस समय के हमें औजार मिलते हैं उस समय का नाम दिया गया है। पुरापाषाण मतलब कि प्राचीन पत्थरों का समय। पुरापाषाण काल लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ऐसे काल को फिर आगे 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में हमें चेंजेस देखने को मिले, उसे मेसोलिथ एज यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान ही बनाए गए थे। तो ये आपको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा काल कब शुरू हुआ कब ख़त्म, क्योंकि आप भी जानते हैं और हमें भी पता है कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड किसी को नहीं पता। कि अगर हम बात कर रहे हैं 12,000 साल पहले, तो इट मीन्स ये नहीं है कि आज 3 जून से लेकर 12,000 साल पहले की बात हो रही है। 10-15 साल या
कुछ महीने दिन आगे पीछे भी हो सकती है। तो इसी वजह से आपको इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, आप सिर्फ पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, पूरे चैप्टर को समझना है कि इस पूरे टॉपिक में क्या कंक्लूजन निकलता है, हमें क्या नॉलेज मिल रही है, क्या जानकारी मिल रही है हमें आदि मानव के बारे में। तो अब आगे देखिए जलवायु। हमने देखा था कि जो बदलती जलवायु में हमें मतलब जो एनवायरनमेंट में चेंजेस दिखे थे वो मीज़ोलिथ में दिखे थे। हमने पीछे भी देखा, अभी जस्ट रिसेंट हमने पढ़ा ही है कि जो पर्यावरणीय बदलाव थे वो मीज़ोलिथ एज में हमें देखने को मिले हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव आए थे और गर्मी एकदम से बढ़नी शुरू हो गई। इसका नतीजा क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान यानी कि प्लेन एरियाज बनने शुरू हुए। वहाँ पर फिर हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, क्योंकि जब प्लेन एरियाज बनने शुरू हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर घास उगनी शुरू हुई और जो घास खाकर जानवर जिंदा रहते थे वहाँ पर उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई। जो इन लोगों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे आ गए और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की पूरी जानकारी प्राप्त करने लगे। ऐसा हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। इसके बाद आता है खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है। ये जस्ट हम थोड़ा थोड़ा जो सारांश होता है ना वो कर रहे हैं, इसके बाद हम डिटेल में भी करेंगे ये सब कैसे हुआ था। तो देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी दौरान क्या होता है कि उपमहाद्वीप के बहुत मतलब भिन्न भिन्न इलाकों में अलग अलग क्षेत्रों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। प्राकृतिक रूप मतलब कि कुदरती जो नेचुरली चीज़ उगनी शुरू हो जाती है। हो सकता है किसी मतलब आदि मानव या किसी ने कभी देखा हो कि कुछ बीज नीचे गिरा है ज़मीन में, उसमें से पौधा बनकर उगा है, फिर पौधे पर जो भी फल या फूल लगा है वो खाकर हमारा पेट भर रहा है। तो हो सकता है ऐसे उन्हें नॉलेज हुई हो। तो ऐसे प्राकृतिक रूप से फिर गेहूं, जौ और धान उगने शुरू हुए। महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाज को भोजन के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साथ ही फिर में वो सीखने लगे कि ये अनाज कैसे उगते हैं, कहाँ उगते हैं और कब पककर ये सब तैयार होते हैं। ऐसा करते करते फिर लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इसी प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए, मतलब वो धीरे धीरे खेती करने वाले किसान बनते गए। अब एक चीज़ का आपको ने ध्यान रखना है कि ये सब कभी भी 10-12 दिन या एक दिन में नहीं हुआ है, इसको भी हज़ारों साल लगे इस पूरे प्रोसेस को होने में भी। इसी तरह फिर लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया और उन्हें फिर पालतू बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जानवर क्या चारा खाकर जिंदा रहते थे, उन्हें चारे की ज़रूरत थी। तो ये व्यक्ति जो आदि मानव होते थे वो अपने घरों के बाहर चारा रख देते थे ताकि जानवर चारा आकर खाएं और फिर वो उन्हें पालतू बना लें। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे फिर लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक रखने लगे। फिर ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग बाकी जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। अब देखिए जानवर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मेन हम दो तरह के जानवरों की बात करेंगे। एक वो होते हैं जो कि आक्रामक होते हैं, मतलब कि जो हमला कर सकते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो हमला नहीं करते हैं। और इसमें भी अगर हम आगे फर्दर कैटेगरी को डिवाइड करो तो कुछ होते हैं मांसाहारी। जो मांसाहारी जानवर होते हैं ना वो मांस खाकर जिंदा रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो व्यक्तियों को भी खा सकते हैं, मतलब मानव को भी खा सकते हैं। इसी वजह से जो आक्रामक जानवर होते थे जो मांस खाते थे उनको लोगों ने पालतू नहीं बनाया, क्योंकि अगर उन्हें पालतू बना लेते तो कल को उन्हें ही खा सकते थे। इसी वजह से उन्होंने फिर जो जानवर चारा घास खाकर जिंदा रहते थे उन्हें पालतू बनाना शुरू किया था। और फिर जो शाकाहारी जानवर थे उनकी फिर रक्षा करने लग गए थे मांसाहारी जानवरों से। आप इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे शेर, चीता। तो ये क्या करते हैं, ये बाकी छोटे छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। तो एक तरफ आता है हिरन, सूअर, है ना, गाय, भेड़, बकरी। तो इन सभी की रक्षा करने लगे थे और फिर धीरे धीरे वह पशुपालक बनना शुरू कर दिए। सबसे पहले कृषक बने, फिर उसके बाद पशुपालक। अब आती है घरेलूकरण की प्रक्रिया। मतलब घरेलूकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, डोमिसाइल की।
डोमिसाइल नहीं, जो होता है घरेलूकरण, मतलब घर में रहने की जो प्रक्रिया थी, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से अलग होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते थे, मतलब उन्हें सिलेक्ट करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे जानवरों को सिलेक्ट करते थे जिन्हें बीमार होने की संभावना कम हो। लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले मोटे अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों को संभाल सकें। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रखे जा सकें। तो लोग धीरे धीरे बहुत कुछ सोचने लगे कि हमें कौन से जानवर पालने, हमें कौन सा अनाज उपजाना है। इन्हीं जानवरों से फिर आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था। आमतौर पर अहिंसक होते थे, इसीलिए देखते कि जो पाले गए जानवर उसमें और कृषि के लिए जो पौधे अपनाए गए थे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे डिफरेंट होते गए। उदाहरण के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जो पालतू होते हैं उनके दांत और सींग दोनों छोटे होते हैं, और जो जंगली जानवर होते हैं उनके दांत और सींग बड़े बड़े होते हैं। इसके बाद एक नवीन जीवन शैली की खोज हुई। अनाज के उपयोग क्यों करते थे? बीज के रूप में किया जाता था, खाद्य के रूप में, उपहार देने के लिए और भंडारण के लिए। आज हम किसी को अगर हमें तोहफा देना हो तो हम बहुत कुछ कीमती चीज़ देते हैं, कुछ मतलब महंगा सा कुछ ज्वेलरी देते हैं, कुछ और, है ना। लेकिन उस समय क्या था, उपहार भी अनाज को ही दिया जाता था और इसे ऐसा माना जाता था कि मतलब बहुत कह लीजिए आप प्रीशियस, जो प्रीशियस गिफ्ट होता है ना, ऐसा माना जाता था कि ये बहुत कीमती गिफ्ट है, क्योंकि अनाज उस समय पर अनाज का महत्व बहुत ज़्यादा था। अब देखिए नवीन जीवन शैली कैसा है। अब देखिए इतने सारे जो चेंजेस हुए, मतलब इतने सारा जो डेवलपमेंट हुआ आदि मानव का, वो कुछ दिन, महीने या फिर साल तक चलता रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जैसे कि 1-2 दिन में हो गया, तो इसमें कुछ महीने लगे, साल या फिर बहुत लंबा समय लग गया। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। मतलब अनाज उस समय बहुत कीमती एक भोजन पदार्थ होता था, इसी वजह से उनका बहुत ही ज़्यादा संभाल कर यूज़ किया जाता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना जरूरी था, क्योंकि भोजन के लिए भी उन्हें अनाज चाहिए था और बीज के लिए, क्योंकि जो बीज भोजन का बीज जो रखते थे बाद में उन्हीं से फिर नया भोजन उपजाया जाता था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। फिर वो सोचने लगे कि हम इसको कैसे भंडार करके रखें। बहुत से इलाकों में लोगों ने फिर मिट्टी के बड़े बड़े जो हैं बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, या फिर ज़मीन में उन्होंने गड्ढे खोदकर भोजन को स्टोर करना शुरू कर दिया। इसके बाद आते हैं चलते फिरते जो जानवर थे, वो खाद्य भंडार का एक काम करते थे। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या के बढ़ने के साथ साथ बहुत से फायदे होते हैं, जिसमें दूध भी उनसे प्राप्त होता है, भोजन का जो एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा जानवरों से मांस भी मिलता है और पशुपालन भोजन में भंडारण का एक तरीका है। मतलब ये भी एक स्टोर करने का तरीका है, भोजन को स्टोर करने का, कि अगर हम पशु पालते हैं तो हमें उनसे भी बहुत से भोजन के जो तत्व हैं वो मिलते हैं। अब देखिए आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में, मतलब जो आरंभिक कृषि और पशुपालक कौन थे और उनके बारे में। जहां पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशु पालने के साक्ष्य मिलते हैं, ये पूरे महाद्वीप में पाए गए। मतलब पूरे महाद्वीप पे हर एक जगह पर कहीं ना कहीं ऐसे एविडेंस मिले हैं जहाँ पर कृषि और पशुपालक के रहने के हमें प्रूफ मिलते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिम उत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में। मतलब असलियत में ये स्थान कृषि और पशुपालकों की बस्तियां होती थी या नहीं, इसे जांचने के लिए एक वैज्ञानिक खुदाई से पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने मिले और उनकी स्टडी की गई। इनमें सबसे रोचक तथ्य क्या है? रोचक बात यह है कि जले हुए अनाज के दाने मिले हैं।
ऐसा माना जाता है कि या तो फिर गलती से जल गए या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें फिर पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें एविडेंस के ज़रिए पता चलता है कि आरंभिक कृषि और पशुपालक क्या कुछ करते थे। अब देखिए फिर धीरे धीरे जो आदि मानव था वो स्थायी जीवन की तरफ बढ़ने लगा और आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो अभी प्रेजेंट में कश्मीर में है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान मिले हैं कि लोग यहाँ पर गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। तो गड्ढे के नीचे जो घर होता है उन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर ही आग जलाने की जगह मिली है। मतलब जब इन चीज़ों की इन पुरास्थलों की खोज की गई, अध्ययन किया गया, तो उनमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं कि गुफा के अंदर और बाहर दोनों तरफ आग जलाई जाती थी। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाता है कि या तो मौसम के अकॉर्डिंग वो अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, या फिर कभी मौसम ख़राब हो जाता है ना, तो इसी वजह से, या फिर वो जंगली जानवरों के डर से अंदर या बाहर कभी आते थे। और आपको पता हो जो जानवर होते हैं वो आग से डरते हैं, तो हो सकता है उन्होंने आग इस वजह से जलाई हो कि जानवर उनके नज़दीक ना आए। तो इसी तरह अलग अलग विचारधारा होती है, मतलब अलग अलग हम सोच सकते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो कि पुरापाषाणीय युगीन उपकरणों से डिफरेंट हैं, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया। इसमें वो औजार भी शामिल हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आपको पता ओखली का यूज़ आज भी करते हैं, मूसल का प्रयोग भी जो सूखे मसाले होते हैं उनको पीसने के लिए। आज भी हमें हज़ारों सालों बाद ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रसत्र युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं, उस समय पर इनको यूज़ किया जाता था, आप देख सकते हैं। तो देखिए इन धार जो थी इनको अधिक पैना किया जाता, मतलब और तीखा किया जाता था। तो इनको अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते थे अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। अगर हम नवपाषाण की बात करें तो नवपाषाण जो युग है उनके पुरास्थलों में मिट्टी के बर्तन मिले हैं और कभी कभी इन पर कुछ अलंकरण भी किया जाता था, मतलब कुछ डिज़ाइन वगैरह भी बनाया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग फिर बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। तो आज तो बहुत ज़्यादा हम मतलब इतना ज़्यादा विकसित हो चुके हैं कि आज तो हर एक चीज़ आ रही है। तो उस समय पर आप सोचिए तो ऐसे मिट्टी के बर्तन थे, उनका यूज़ वो अनाज को स्टोर करने के लिए भी करते थे और खाना पकाने के लिए भी। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इसके साथ साथ अब लोग और क्या करने लगे, फिर कपड़े भी बुनने लगे, क्योंकि पहले हमने देखा था वो पत्तों से अपने शरीर को ढका करते थे, या फिर जो जानवरों की चमड़ी होती थी उनके जो छाल के वस्त्र बनाकर अपने शरीर को ढकते थे। लेकिन अब वो उन्हें कपड़े का क्यों उन्हें कपड़े का पता चला कि हम कपड़े भी बना सकते हैं, क्योंकि कपास जैसी कुछ फसलें उगने लग गई थी। अब देखिए आप सोचिए कि ऐसे जो परिवर्तन हुए हैं, इतने सारे परिवर्तन हमने देखे, तो क्या सभी एक साथ आए हैं? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ जहाँ पर कई जगह स्त्री और पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वहीं पर दूसरी जगह पर लोगों ने हज़ारों सालों के दरमियान धीरे धीरे पशु पालने शुरू किए और खेती को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के अकॉर्डिंग बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो अपने अकॉर्डिंग सभी ने जगह बदलनी शुरू कर दी और फिर ऐसे बदलाव देखने को मिले। इसके बाद अगर हम मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं प्राचीन काल के।
यहाँ पर आप मैप में एक बार मेहरगढ़ देख लीजिएगा। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरे के पास है और मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो सबसे पहले मेहरगढ़ में पशुपालन सीखा गया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हमें हड्डियाँ मिली हैं। इसमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में हमें इसके अलावा और क्या मिलता है, चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया, ऐसे कुछ चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे। आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। इसमें मतलब 4 या उससे ज़्यादा कमरे भी हुआ करते थे, जिनमें से कुछ को स्टोर के रूप में यूज़ करते। आज हम अलग से घर में एक स्टोर रूम बनवाते हैं, जब कोई घर बनवाता है तो उसका मैप ऐसे तैयार किया जाता है कि भाई ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये बेडरूम है और ये स्टोर रूम है ना। तो ऐसे अलग अलग रूम हम बनाते हैं। लेकिन उस समय पर भी ऐसा माना जाता था कि एक अलग से ऐसा कमरा था जिसको भंडार की वस्तुएं रखने के लिए काम आता था। अब देखिए, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की ऐसी एक धारणा बनी हुई थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो मेहरगढ़ में ऐसी भी कब्रें मिली हैं जहां पर एक मृतक के साथ एक बकरी का दफनाया गया, उनकी हड्डियां मिली हैं और इसे परलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा गया होगा। तो ऐसी एक धारणा बनी होती थी, ऐसे विचार होते थे लोगों के कि मृत्यु के बाद भी जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको सामान की ज़रूरत है, इसलिए वो उसकी कब्र में उसकी ज़रूरत की चीज़ों को रख दिया करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, आप देखिए क्या आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति की हड्डियाँ दिख रही हैं? नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बकरी की हड्डियाँ भी दिख रही हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। इसमें आप देखिए, अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता चल चुके हैं, आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग और कब्र, तो इट मीन्स कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। आप ये एक्सरसाइज करके खुद से देखिएगा कि आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्यों रहते थे, क्यों हो सकता है उन्हें जानवरों से बचना हो, है ना। घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ, तो ये आप खुद से करके देख लीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।